बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति में बड़ा बदलाव किया गया है। ज्वाइनिंग से पहले ही नरेश पाल गंगवार को बदला। पहले जारी नियुक्ति आदेश में केंद्र सरकार ने संशोधन किया और अब दीप्ति गौर मुखर्जी उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव बनाई गई है। पहले नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ज्वाइन करने से पहले ही नियुक्ति आदेश बदला गया है। दीप्ति गौर मुखर्जी इससे पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की सचिव थी। विनीत जोशी के पंचायती राज मंत्रालय जाने के बाद नियुक्ति की कवायद हुई थी। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां बड़ा बदलाव हुआ है। ज्वाइन करने से पहले ही नियुक्ति आदेश बदला गया है। दीप्ति गौर मुखर्जी पहले कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की सचिव थी और अब नई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। विनीत जोशी के पंचायती राज मंत्रालय जाने के बाद नियुक्ति की कवायद हुई। तो उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति में बड़ा बदलाव सामने आया है। बड़ा बदलाव इसमें किया गया है। ज्वाइनिंग से पहले ही नरेश पाल गंगवार को बदला गया है। तो बड़ा अपडेट ये। तो पहले जारी नियुक्ति आदेश में केंद्र सरकार ने संशोधन किया था। और अब दीप्ति गौर मुखर्जी उच्च शिक्षा विभाग की नई सचिव बनी है। उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी दी गई थी और अब बदलाव किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, उच्च शिक्षा विभाग में ये बड़ा बदलाव किया गया है। ज्वाइनिंग से पहले ही इसमें बदलाव कर दिया गया है। उच्च शिक्षा सचिव के बदलाव किया गया। नरेश पाल गंगवार को पहले उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन नियुक्ति के बाद बड़ा बदलाव किया गया है। आखिर क्यों ये बड़ा बदलाव हुआ है कुणाल? आपको बता दें, केंद्र सरकार के द्वारा जो है देर रात अधिकारियों के तबादले हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दीप्ति गौर मुखर्जी को नई उच्च शिक्षा सचिव के पद पर जो है नियुक्ति यहाँ पर दी गई है। मुखर्जी पिछले महीने जो है पंचायती राज मंत्रालय के सचिव के रूप में उनको जो है विनीत जोशी की जगह पर लगाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले पशुपालन डेयरी विभाग के सचिव नरेश पाल गंगवार को जो है उच्च शिक्षा सचिव बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन देर रात जो है केंद्र सरकार ने इसमें जो है संशोधन किया गया है और संशोधन के बाद दीप्ति गौर मुखर्जी हैं उनको नई उच्च शिक्षा सचिव के रूप में जो है जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि आप ये देखिए उच्च शिक्षा विभाग जिस तरह से विवादों में चल रहा था, जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी, उसके बाद जो है ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन नरेश पाल गंगवार को जो है यहाँ से जो है कुछ ही समय बाद जो यहाँ से उनका तबादला यहाँ से कर दिया गया है और अब उनकी जगह पर जो दीप्ति गौर मुखर्जी उनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। देर रात जो है ये तबादले आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पहले नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन ज्वाइनिंग करने से पहले ही नियुक्ति आदेश में बदलाव किया गया है। दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है। दीप्ति गौर मुखर्जी से पहले और एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां आईएएस नरेश पाल गंगवार के तबादले की इनसाइड स्टोरी। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद हटाए गए गंगवार और करीब 2.5 हफ्ते के बाद ही केंद्र सरकार ने आदेश में संशोधन किया। नरेश पाल गंगवार की जगह अब दीप्ति गौर मुखर्जी नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाई गई है। उनके परिवार ने केंद्रीय स्कीम में खीरे की खेती के लिए 1.16 करोड़ की सब्सिडी ली थी। सब्सिडी विवाद के बाद नरेश पाल गंगवार यहां पर हटाए गए हैं। तो इनसाइड स्टोरी सामने आई है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर का आईएएस है नरेश पाल गंगवार। विनीत जोशी की जगह दीप्ति गौर मुखर्जी लेंगी। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस है दीप्ति गौर मुखर्जी। कॉर्पोरेट मामलों की सेक्रेटरी रह चुकी है दीप्ति गौर मुखर्जी। उन्नीस बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस है नरेश पाल गंगवार और अब विनीत जोशी की जगह दीप्ति गौर मुखर्जी यहां पर लेने वाली है।
बड़ा बदलाव हुआ है और नरेश पाल गंगवार के बदलाव को लेकर इनसाइड स्टोरी। मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की आईएएस दीप्ति गौर मुखर्जी रह चुकी है, कॉर्पोरेट मामलों की सेक्रेटरी ये रह चुकी है और अब नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईएएस नरेश पाल गंगवार के तबादले की इनसाइड स्टोरी। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बनाए जाने के कुछ ही दिनों के बाद गंगवार हटाए गए। करीब 2.5 हफ्ते के बाद ही केंद्र सरकार ने आदेश में संशोधन किया है। नरेश पाल गंगवार की जगह अब दीप्ति गौर मुखर्जी नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त की गई हैं। नए और एक और बड़ी खबर है, जहां फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों ने हंगामा किया है। जयपुर से दुबई की फ्लाइट आज फिर लेट हो गई। स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 5157 का मामला। जयपुर से शाम 5:55 पर फ्लाइट दुबई जाने का निर्धारित समय है फ्लाइट का, लेकिन इन दिनों रोजाना लेट हो रही है फ्लाइट और कल शाम फ्लाइट को 2 बार रीशेड्यूल किया गया। पहले शाम 8 बजे और फिर रात को 10 बजे के लिए रीशेड्यूल किया गया। इस दौरान परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। फ्लाइट के बार-बार लेट होने के चलते हंगामा किया गया है। आखिरकार रात 10:45 पर फ्लाइट दुबई रवाना हुई और आज भी शाम 8:15 के लिए फ्लाइट का रीशेड्यूल किया गया है। तो फ्लाइट लेट होने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया है। जयपुर से दुबई जाने वाली फ्लाइट लेट हुई, रीशेड्यूल की गई, जिसके बाद यात्री परेशान हुए और परेशान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। चमोली के दमक में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने के बाद इलाके में सैलाब आया। मूसलाधार बारिश के चलते पुल बह गया। सैलाब की चपेट में एक शख्स आया, उसके बाद फिर शख्स लापता हो गया है। चमोली में बादल फटा है और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तो तस्वीरों में आप देखिए, चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही आई है। भूकंप से अब तक 132 लोगों की मौत हो गई है, 570 लोग घायल हो गए हैं। कोलंबिया में भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई है। मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कोलंबिया से बड़ी खबर है, जहां कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद तबाही मच गई है। 132 लोगों की इसमें मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मलबे में फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। ऊर्जा विभाग से बड़ी खबर है, जहां इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर बैठक आज होगी। तबादला नीति पर परीक्षण समिति की दूसरी बैठक कल होगी। कल दूसरी समीक्षा बैठक होगी। विद्युत भवन में दोपहर 2 बजे परीक्षण समिति मंथन करेगी। पहली बैठक के बाद अब लंबित बिंदुओं और आपत्तियों पर चर्चा होगी। अजमेर डिस्कॉम सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। ऊर्जा विभाग, तीनों डिस्कॉम और विधि अधिकारियों की मौजूदगी इस बैठक में रहने वाली है। बैठक के बाद तबादला नीति को अंतिम रूप देने की दिशा में प्रक्रिया बढ़ सकती है। तबादलों से जुड़ा बड़ा मामला, हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में आज तबादलों से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। आज की पूरकवाद सूचीबद्ध है मामला, करीब 500 याचिकाओं पर आज सुनवाई की जाएगी। तो हाईकोर्ट में आज तबादला मामलों में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में आज सुनवाई होगी। आज की पूरकवाद सुनवाई होगी। मुहाना मोड़ हल्दीघाटी मार्ग होगा सीधे कनेक्ट। जीडीए बनाएगा 440 मीटर का 2 लेन अंडरपास और 160 फीट चौड़ी नई सड़क का निर्माण होगा। 6 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर में पूरा सफर होगा। रोजाना 20 से 25 हजार वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा। यात्रा समय में 15 से 20 मिनट की बचत होगी। 18 करोड़ की लागत से 9 महीने में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा। चालकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। यात्रा समय में 15 से 20 मिनट तक की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद 18 करोड़ की लागत से 9 महीने में ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा।
जोधपुर में रेलवे का सोलर कोच पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। एक कोच पर लगाए गए सोलर पैनल से हर साल 13,000 यूनिट बिजली बनेगी। एक कोच से सालाना करीब 2.80 लाख रुपए की बिजली बचत का अनुमान लगाया जा रहा है। सोलर पैनल से हर साल करीब 11 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का दावा। पायलट प्रोजेक्ट के पोजीशन और वास्तविक बिजली उत्पादन का आकलन होगा और आकलन के बाद दूसरे कोचों पर सोलर पैनल लगाने पर फैसला लिया जाएगा। नई व्यवस्था से ट्रेन की गति प्रभावित नहीं होगी और अतिरिक्त फ्यूल भी नहीं लगेगा। तो आकलन के बाद दूसरे कोचों पर भी लगाने का फैसला लिया जाएगा। नई व्यवस्था से ट्रेन की गति प्रभावित नहीं होगी और अतिरिक्त फ्यूल भी इसमें नहीं लगेगा, यानी कि किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। जोधपुर में रेलवे का सोलर कोच पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। इससे बिजली की बचत होगी। हर कोच पर लगाए गए सोलर पैनल से हर साल 13,000 यूनिट बिजली बनेगी। एक कोच से सालाना करीब 2.80 लाख रुपए की बिजली बचत का अनुमान लगाया जा रहा है और सोलर पैनल से हर साल करीब 11 टन कार्बन उत्सर्जन कम होने का दावा। राजस्थान में चुनावी रण का काउंटडाउन शुरू। नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 19 अगस्त को चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव से पहले 13 अगस्त से आरक्षण का सिलसिला शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में लॉटरी निकलेगी। नगर निकायों के महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी और इस दिन दोपहर 3:15 बजे जिला प्रमुखों के पदों का आरक्षण तय होगा। प्रदेश के 41 जिला प्रमुख पदों के लिए यह प्रक्रिया जयपुर में होगी। इसके बाद 17 अगस्त को चुनावी आरक्षण की अगली कड़ी पूरी होगी। इस दिन नगरीय निकायों के पार्षद वार्डों के साथ आरक्षण तय होगा। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के वार्डों का आरक्षण तय होगा और 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। 13 से 18 अगस्त के बीच आरक्षण पूरी प्रक्रिया करने के बाद हो सकता है। तो आचार संहिता लागू 19 अगस्त को हो सकती है। आचार संहिता लागू और आचार संहिता लागू किए जाने की संभावना काफी ज्यादा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। कुणाल, 19 अगस्त से आचार संहिता लागू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, आपको बता दें कि पूरे राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर इस समय की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें सूत्रों का कहना है कि 19 अगस्त से चुनाव आचार संहिता जो है पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। यानी अगले कुछ दिनों में जो आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है उसको प्रदेश में जो है उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। उससे पहले जो है चुनाव से पहले 13 अगस्त को आरक्षण सूची का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी होगा। सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन विभाग में जो है नगर निकाय के जो महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों की आरक्षण लॉटरी है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। इसी दिन जो है पंचायती राज विभाग द्वारा भी जो है जो जिला प्रमुखों के पदों का आरक्षण है वो यहाँ पर तय किया जा सकता है। जो खबर मिल रही है वो ये है कि 19 अगस्त से जो आचार संहिता है वो लागू हो सकती है। जी, प्रदेश के 41 जिला प्रमुख पदों के लिए ये प्रक्रिया जयपुर में होगी। कुणाल, इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि इसके बाद 17 अगस्त को चुनावी आरक्षण की जो अगली कड़ी है उसको पूरा किया जाएगा। इसी दिन नगर निकायों के जो पार्षदों के वार्डों के साथ साथ जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का जो आरक्षण है वो यहाँ पर तय किया जा सकता है। और वहीं 18 अगस्त को सरपंच और वार्ड पंचों का जो आरक्षण की लॉटरी है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। जब ये आरक्षण की पूरी प्रक्रिया है, लॉटरी निकालने की पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जो है प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। तो संभावना है कि 19 अगस्त से जो आचार संहिता है वो लागू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में चुनावी रण का काउंटडाउन शुरू
नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 19 अगस्त को चुनावी आचार संहिता लागू हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। चुनाव से पहले 13 अगस्त से आरक्षण का सिलसिला शुरू होगा। सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में लॉटरी निकलेगी। नगर निकायों के महापौर, सभापति और चेयरमैन पदों के आरक्षण की लॉटरी होगी। दौसा से खबर। दौसा जिला अस्पताल में हंगामा। शालावास जेल में बंदी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक दीनदयाल बैरवा ने न्यायिक जांच की मांग की है। परिजनों ने 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। तो विधायक ने कहा कि जेल में मौत हुई है तो जिम्मेदारी जेल प्रशासन की है। तो दौसा से खबर है, जहां शालावास जेल में बंदी की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। दौसा जिला अस्पताल में परिजनों का हंगामा हुआ। विधायक भी यहां पर पहुंचे और विधायक ने न्यायिक जांच की मांग की है। परिजनों ने 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की है। जेल प्रशासन का दायित्व बनता है कि मृत्यु क्यों हुई, उसको मारा गया है, बीमार था या सुसाइड किया है, ये सब अपने आप में प्रशासन पर सवाल निशान पैदा करता है। आखिर लटूर मीणा जेल में कैसे मरा। परिजन यहाँ मौजूद हैं। परिजन की वाइफ से कल उनकी बात हुई है, वो स्वस्थ है, मस्त है, और आज उसकी डेथ हो जाती है और प्रशासन कह रहा है कि साहब बीमारों की मर गया। तो